एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग the resultant force acting on a body is zero, comma, then option A, body is in equilibrium. Option B, अच्छा, body is in unequilibrium ये दे रखा है, और ऑप्शन बी है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी में है बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी है बॉडी मूव्स विद रिटार्डेशन। बॉडी मूव्स विद रिटार्डेशन। अब जरा देखिएगा, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी का मतलब क्या है कि हमने ना एक कोई बॉडी ली और उस बॉडी पर चारों तरफ से हम अलग 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 तरीके की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि उन फोर्सेस का कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो निकल के आ रही है, मतलब जो सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है ना, वो सम हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पर टोटल फोर्स जो है वो जीरो लग रही है। जब टोटल फोर्स जीरो लग रही है तो बॉडी कैसी है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। बॉडी रेस्ट में बैठी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक बंदा मेरे पास आगे से फोर्स लगाने लगे बराबर 5 न्यूटन, या चलो 10 न्यूटन की। एक बंदा पीछे से फोर्स लगाने लगे, वो भी 5 न्यूटन या 10 न्यूटन। आगे वाला भी 10 न्यूटन लगाता है फोर्स, पीछे वाला भी 10 न्यूटन। राइट से एक आ जाता है, वो भी 10 न्यूटन, लेफ्ट से एक आ जाता है 10 न्यूटन। मैं तो आराम से खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो हमारी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई। हम बेड पर लेटते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में। हम तो खड़े खड़े सो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। बराबर फोर्सेस लग रही है तो चारों तरफ से सपोर्ट मिल गया, सो आराम से। समझ गए। तो कुल मिलाकर ये है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बताइए सभी को क्लियर है। यस सर। चलिए जी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, a force cannot change the speed of a force cannot change the speed of a moving object. Option A, true. Option B, false. Option C, can't say. और ऑप्शन डी है पार्शली ट्रू और फॉल्स। क्या होगा बताएंगे। फॉल्स होगा। सर फॉल्स। हाँ फॉल्स होगा, ये कौन सी बेवकूफों वाली बात है। फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, थोड़ी बहुत चल भी रही है, आपने फोर्स लगा दिया, उसकी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ये फॉल्स है। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट,
If an unbalanced force is applied on a moving object, there will be a change in its there will be a change in its there will be a change in its dash or in the there will be a change in its dash or in the dash of its motion. मुझे लग रहा है ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दोगे. सर स्पीड एंड डायरेक्शन. स्पीड एंड डायरेक्शन ही होगा. चलिए जी, ऑप्शन ए है शेप कॉमा स्पीड. ऑप्शन बी है स्पीड कॉमा डायरेक्शन. ऑप्शन सी शेप कॉमा डायरेक्शन. साइज कॉमा डायरेक्शन, तो स्पीड डायरेक्शन सही है. अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने अपना ही खुद का एग्जांपल लिया, एक बंदा आता है वो सामने से लगा देता है 10 न्यूटन की फोर्स, दूसरा बंदा आता है वो पीछे से लगा देता है 20 न्यूटन की फोर्स, तो क्या होगा? फोर्स तो अनबैलेंस्ड हो गई है. क्या होगा कि वो जो पीछे वाला है वो 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, आगे वाला 10 न्यूटन की, तो वो मेरे को भी ले जाएगा धक्का देते हुए और मेरे आगे जो बंदा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है उसको भी लेकर चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या मिल जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स से हमारी जो स्पीड है, हमारी स्पीड चेंज हो जाती है. फिर क्या हुआ? थोड़ा सा वो बीच में घूम गया, थोड़ा सा वो बीच में घूम गया, तो जिधर को घूमेगा हमारी डायरेक्शन भी उधर ही हो जाएगी. तो क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स से स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकती हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. When a rubber balloon held between the hand is pressed, when a rubber balloon held between the hands when a rubber balloon held between the hands is pressed, comma, its shape changes. Its shape changes. Full stop. This happens because option A है balanced forces act on the balloon. Balanced forces act on the balloon. Oh, option B है unbalanced forces act on the balloon. Unbalanced forces act on the balloon. Option C. Frictional forces act on the balloon. Option D. Gravitational forces act on the balloon. क्या होगा? सर ए ऑप्शन बैलेंस्ड फोर्सेस.
ऑप्शन बी होगा बेटा, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्यों? व्हेन अ रबर बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड इट्स शेप चेंजेस। सर अगर अनबैलेंस्ड होता तो बलून तो फट जाता ना। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर बट अगर बैलेंस होगा तो वो बेंड ही नहीं होगा नीचे हैंड्स में। नहीं नहीं, ऐसा है कि बैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि इधर भी इतना बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, तो जब उसको प्रेस करेंगे तो बलून की शेप चेंज हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगाएंगे ना, तो अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब इधर तो कम लग रही है फोर्स, इधर ज्यादा लग रही है, तो बलून एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो बलून की जो स्पीड है, हाँ, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। पार्थ समझ गए? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट the inertia of an object tends to cause the object tends to cause the inertia of an object tends to cause the object, ऑप्शन ए है, to increase its speed। ऑप्शन बी है, to decrease its speed। ऑप्शन सी, to resist any change in its state of motion। any change in its state of motion। और ऑप्शन डी है, to decelerate due to friction। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, can you please explain inertia's definition once? आ रहा हूँ, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। टू डिसेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब जरा ये देखिए, क्वेश्चन जो है, ज्यादातर मुझे लग रहा है सभी बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन क्या है? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which the body tends to remain in its position of rest or of uniform motion until and unless some external force is applied on it। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है, वो किसी भी तरीके से मोशन में नहीं आना चाहेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए टेबल रखी है यहाँ पर, तो टेबल यहाँ पर कब तक रखी रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए इस पर। नहीं तो अपने आप से टेबल को कोई चक्कर नहीं आएंगे कि वो चलने लगे या थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए इधर उधर, नहीं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी, मतलब कोई भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया ग्राउंड में, तो वो बॉल थोड़ी दूर तक, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी दूर तक जाएगा फिर रुक जाएगा। तो उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको रोकता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपने अगर कोई बॉल फेंक दी ना, रुकेगी ही नहीं, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है इनर्शिया की वजह से? टू इंक्रीज इट स्पीड। क्या इनर्शिया की वजह से स्पीड बढ़ती है? नहीं।
टू डिक्रीज इट स्पीड, तो क्या इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है? हम कहते हैं नहीं, इनर्शिया उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। रेसिस्ट का मतलब वो चाहता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन जैसा है वैसा ही बना रहे, वैसा ही बना रहे, जब तक कि कोई जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए उसके ऊपर। क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, ग्राउंड पर पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी जब तक कोई प्लेयर आकर उस पर किक नहीं मारता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बेटा समझ में आ गया? विधि पूछ रहे थे, क्लियर है? सर मैं नहीं पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, किसने पूछा? सिमर तुमने पूछा था? जानवी, मुझे समझ में नहीं आया। Yes, sir. ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर इसका वैसे ऑप्शन बी नहीं हो सकता कि उसकी स्पीड भी कम हो जाती है इनर्शिया की वजह से, तभी वो रुकता है? ना, अगर हम बॉल का एग्जांपल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है ना, वो इनर्शिया की वजह से नहीं होती, वो फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज होती है। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट the inertia of a moving object depends on ऑप्शन ए है मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी क्या है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताएंगे? Sir, I guess C. पक्का सी होगा? कैसे? कोई रिलेशन है क्या? क्या? मुझे तो कुछ और लग रहा है। सर स्पीड ऑफ द बॉडी। मेरे को तो इसका शेप लग रहा है, पता नहीं क्यों। 6 का आंसर देखता हूँ। सर ऑप्शन बी। आप लोग सही कह रहे हैं, मास है, ऑप्शन नंबर सी, मास। ठीक है, तो जिसका भी मास जितना ज्यादा होगा उसको रुकने में उतनी देर लगेगी। जैसे हम क्रिकेट बॉल की बात करेंगे तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है तो उसको रुकने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। वो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे तो कितनी देर तक मोशन में रह सकता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा देर तक मोशन में रहेगा, कम मास है तो हल्का है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जल्दी एक्ट कर जाएगी, जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अर्थ और मून? नहीं, वो ग्रेविटेशन का है, वो ग्रेविटेशन का है। तो बताता हूँ अभी। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और अर्थ किसकी तरफ चक्कर लगाती है? सन के चारों तरफ। सन का मास भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों के बीच में दुनिया में कोई भी दो चीजें होती हैं वो दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो ग्रेविटेशन की वजह से दोनों के दोनों रुके हुए हैं।
नहीं तो अर्थ न जाने कहाँ चली जाएगी, ठीक है, और सन न जाने कहाँ चला जाएगा। सन को अर्थ ने रोका हुआ है और अर्थ को सन ने रोका हुआ है, तो दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो, हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। अगर ये ना हो तो मैं न जाने कहाँ चला जाऊंगा, तुम न जाने कहाँ चले जाओगे, मतलब कोई फोर्स तो है ना जो हमको यहाँ बाइंड करे हुए है, जो एक जगह सबको, आप जिस गैप पर बैठे हुए हैं, आप जहां पर बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहेंगे। तो ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉट ओनली मी, मैं तो लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो दीवार है, ये दीवार भी आप पर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये जो छत है ये भी आप पर एक फोर्स लगा रही है। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वहीं पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, dirty blanket is beaten by stick. Is beaten by stick. Dirty blanket is beaten by stick to remove dust particles. To remove dirty blanket is beaten by stick to remove dust particles. Full stop. Which law holds good for this? Okay. Which law holds good for this? कौन सा लॉ? ऑप्शन ए है, अरे ऑप्शंस तो सुन लो पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन सी है लॉ ऑफ इम्पल्स। और ऑप्शन डी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, इसमें कौन सा लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड बता रहे थे? सर ऑप्शन बी। Inertia. इनर्शिया वाला ठीक है, तो देख लीजिए भाई, इनर्शिया वाला ही बिल्कुल ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स वो सारे के सारे ब्लैंकेट पर चिपके हुए हैं। हमने क्या करा, हमने ब्लैंकेट को डंडा लेकर और डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। हम डंडे से ब्लैंकेट को मार रहे हैं तो ब्लैंकेट तो हिले जा रहा है, एक बार डंडे से चोट करी तो ब्लैंकेट हो गया आगे की तरफ। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे वो टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं ना, कि वो जो चूहा है वो दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते एक रस्सी को पकड़ता है, रस्सी खत्म हो जाती है, फिर हवा में अटक जाता है, फिर सोचता है, फिर गिरता है। तो इसी तरीके से जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स ये वैसे ही मैं बता गया या आपने देखा भी है ये कार्टून कभी? उसमें वो दिखाते हैं, वो रस्सी होती है, रस्सी पर चूहा जो है वो ऐसे 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 करता रहता है,
रस्सी टूट जाती है और कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है ऊपर, है ना। और जो रस्सी का जो आखिरी एंड है उसको पकड़ कर देख कर सोचता है कि अरे अब ये खत्म हुई है, उसके सोचने की वजह से फिर वो नीचे गिरता है। वाह। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं तो वो रेस्ट में ही रह जाते हैं हवा में। और जो कारपेट है, कारपेट को आपने बीट से मतलब स्टिक से आपने बीट करा तो वो आगे की तरफ कारपेट मुड़ गया, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है। बाकी कल करते हैं, आज इतना ही। सर हाँ जी बोलिए। सर लॉ ऑफ इम्पल्स क्या होता है? लॉ ऑफ इम्पल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉ ऑफ ओके इम्पल्स सर। हमारे सिलेबस में नहीं है ये। तो ऑप्शंस इनके पास पूरे पढ़ नहीं रहे थे तो इन्होंने लॉ ऑफ इम्पल्स भी लिख दिया उसमें। ठीक है। गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. थैंक यू। ओके।